यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। रियांश वहां से सीधा नीचे आकर आयुष्मान और अनामिका जी के रूम के तरफ चला गया और उसके रूम के सामने खड़े दरवाजा खटखटने लगा। रियांश के पीछे प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग भी आ चुके थे। रियांश फिर से जोरों दरवाजा खटखटाने लगा, जिसे अंदर रूम में अनामिका जी और आयुष्मान जी के नींद खुल गया। आयुष्मान जी दरवाजे के तरफ देखते हुए बोलने लगे, इतनी रात कौन इतना जोरों से दरवाजा पीट रहा है। अनामिका जी आयुष्मान जी को देखते हुए बिस्तर से उठा दरवाजे के पास जाकर खोलने लगी। आयुष्मान जी भी दरवाजे के पास आ गए। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने वो सातों लड़के खड़े थे, जिसको देखते आयुष्मान जी और अनामिका जी पूरे तरह शॉक हो गए। अनामिका जी कुछ बोलने ही वाली थी, उसे पहले रियांश अपने डैड को देखते हुए बोला, मिस्टर जिंदल, हमें प्लीज आप अंशी का एड्रेस बता दीजिए। आयुष्मान जी और अनामिका जी रियांश के मुंह से अंशी का नाम सुन फिर से पूरे तरह शॉक हो गए। आयुष्मान जी का चेहरा फिर से गुस्से से भरने लगा। वो सामने आते रियांश को देखते गुस्से से बोले, क्या करना चाहते हो तुम अब? मेरी बच्ची के साथ अगर उसके बारे में बुरा सोचने से पहले याद रखना, तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। रियांश अपने डैड का रिएक्शन देखने के बाद भी उसके चेहरे के भाव नहीं बदले। वो वैसे ही उनको देखते हुए बोला, मैं कुछ नहीं करूंगा मिस्टर जिंदल, आप मुझे उसका एड्रेस बता दीजिए। आयुष्मान जी गुस्से से रियांश को देख कुछ बोलने ही वाले थे, उससे पहले प्रियांश सामने आते अपने हाथ जोड़ बोलने लगा, प्लेज डैड, हमें उसका एड्रेस बता दीजिए। हम उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं उसके सामने तक नहीं आएंगे। बस उसे हम दिखना चाहते हैं। प्लीज डैड, उसका एड्रेस बता दीजिए। प्रियांश आयुष्मान जी के सामने लगभग रोते हुए बोल रहा था। आयुष्मान जी और अनामिका जी को शौक ऊपर मिल रहा था। प्रियांश उनके सामने हाथ जोड़ रोते हुए पहली बार कुछ मांग रहा था। उन दोनों की नजरें प्रियांश से होते हुए रियांश पर गया। वो दोनों रियांश को ध्यान से देखने लगे, जिसके आंखें खून जैसे लाल हो चुके थे, जिसके चेहरे में पता नहीं क्यों एक अजीब सा बेहिसाब दर्द नजर आ रहा था, जिसको देखते ही अनामिका जी एक दिल धक सा रहा गया। वो एक बार रियांश को देखते तो दूसरे बार प्रियांश को देखते। आज उनके बेटे के चेहरे पर उनको एक बहुत अजीब बेहिसाब दर्द दिख रहा था, जिसको देखते अनामिका जी के दिल में दर्द उठाने लगा। प्रियांश अपने दर्द को शायद अंशु से बयां तो कर रहा था, पर रियांश जो खुद के अंदर घुटते जा रहा था। तभी प्रियांश रोते हुए फिर से बोलने लगा, प्लेज डैड, हमें उसका एड्रेस बता दो ना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं आपसे कुछ शिकायत नहीं करूंगी, कुछ नहीं मानूंगा आपसे। आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हूँ। बस मेरी अंशी का एड्रेस मुझे बता दो। जैसे ही प्रियांश के मुंह से मेरी अंशी निकाला, वैसे ही अनामिका जी और आयुष्मान जी अपने आंखें बड़े करते हुए प्रियांश को देखने लगे, जो एक बच्चे के तरह अपने हाथ जोड़े रो रहा था। अनामिका जी ये सब और देख नहीं पाए और प्रियांश के पास जाकर उसको अपने सीने से लगा ली। आयुष्मान जी एक नज़र प्रियांश को देखने लगे, जो उनको ही देख रहा था। आज आयुष्मान जी को रियांश के आंखों में कोई भी गलत चीज नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उनको उसकी आंखों में बहुत अलग नजर आ रहे, जो बहुत ज्यादा खतरनाक और शिद्दत से था। आज आयुष्मान जी को खुद के बेटे के आंखों को समझना मुश्किल हो रहा था, पर वो इतना जरूर देख चुके, आज इनके अंदर अंशी को लेकर कुछ भी अलग नहीं था, बल्कि एक अजीब से बेहिसाब एहसास थे। आयुष्मान जी एक नज़र रियांश को देख उनके पीछे खड़े राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग को दिखने लगे, जिनकी आंखों की नमी बहुत कुछ कहा रही थी। कुछ ही देर में मुंबई के उन छोटे से गलियों के अंदर उस रात के अंधेरे में 7 स्टाइलिश कार अपने स्पीड तोड़ दौड़ रहे थे। रात के वक्त होने के वजह उन छोटे से गलियों के रास्ते में आवारा कुत्तों के सिवा कोई भी नहीं था। उस गलियों के अंदर उन 7 कारों की आवाज दौड़ते हुए जा रहे थे। वो 7 कार लगभग 1 घंटे के अंदर उसी गली के अंदर एक छोटे से मकान के सामने झटके से रुके।
पहले कार में बैठा रियांश उस एड्रेस वाले लोकेशन को एक नज़र देख अपने कार से बाहर निकला। उसके साथ ही बाकी के कारों से भी एक एक करके प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की बाहर निकले और सातों सामने आते हुए उस घर को देखने लगे। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के अंदर खुद से नजरें चुराने की एक ग्लिन भावना थे। उनके बॉडी में जैसे उस घर को एक नज़र देखते आपने कदम बढ़ने के हिम्मत नहीं था, क्योंकि वो घर अंशी का था, जिसका एड्रेस आयुष्मान जी ने उनको दे दिया था। वही रियांश के साथ प्रियांश का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो दोनों अपने दिल में आपने कांपते हाथों को रख आंख बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगे। वैसे ही रियांश झटके के साथ आपने आंखें खोल आपने कदम उस घर के तरफ बढ़ा दिया। उसके पीछे प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी जाने लगे। प्रियांश जैसे ही उस घर के चौखट पर पहुंचे उनके कदम वहीं पर रुक गए। उस घर के दहलीज में आपने कदम रखने की हिम्मत उनमें नहीं हो रहे थे। फिर भी प्रियांश एक दूसरे का चेहरा देख आपने कदम आगे बढ़ा दिए। उनके पीछे युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी आ गए। वो दोनों सीधा दरवाजे के पास पहुंच गए। रियांश आपने हाथ ऊपर कर दरवाजा खटखटाने लगा, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आया। वो थोड़ा रुक फिर से खटखटाया, इस बार भी कोई आवाज नहीं आया। उनको लगने लगा अंशी सोई होगी, पर आपने दिल के बेचैनी के आगे उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। रियांश फिर से दरवाजा खटखटाया, वैसे ही प्रियांश के नज़र उस दरवाजे में लगे लॉक पर चला गया। वो उस लॉक को देखते हुए बोला, भाई। रियांश उसके आवाज सुन उसके आंखों का पीछा करते हुए उधार देखने लगा। सामने दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी लॉक को देखने लगे। प्रियांश उस लॉक को देख घबराते हुए बोलने लगा, भाई अंशी इस वक्त इतने रात में कहाँ गई होगी? वो ठीक तो होगी ना भाई? प्रियांश को देख उसके कंधे में हाथ रख एक अजीब से जुनून से बोलने लगा, रिलैक्स प्रियांश, वो कहीं नहीं जा सकती, उसको कुछ नहीं हो सकता। लगता है हम लोग गलत एड्रेस में आ गए हैं। 1 मिनट मैं चेक करता हूँ। इतना बोल रियांश आपने फोन को देखते उस घर को देखने लगा। उस घर का एड्रेस बिल्कुल वही था। वैसे ही रियांश के कदम पीछे होने लगे। प्रियांश जो पूरे तरह घबराया हुआ था, वो रियांश को देखने लगा। वही राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी रियांश को ही देख रहे थे, जिसके चेहरे पर एक अलग से बेचैनी नजर आ रहे। उसके आंखें फिर से लाल होने लगे थे। वो किसी को कॉल करते हुए अपने गर्दन में अजीब तरह हाथ फेरने लगा। सभी एक तक उसको ही देख रहे थे। तभी रियांश एक अजीब से आग के साथ आपने खौफनाक आवाज से बोला, अंशी कहाँ है मिस्टर जिंदल? प्रियांश आंखों में अंशु भरने लगे। रियांश ने आपने डैड को कॉल किया था। अंशी कहाँ है? रियांश कॉल में बोलने लगा, अंशी कहाँ है मिस्टर जिंदल? उसके आवाज इतनी डरवानी थी कि एक पल के लिए कॉल में आयुष्मान जी भी आपने बेटे के आवाज सुनकर दंग रह गए। वो कुछ बोलते उससे पहले रियांश वही खतरनाक आवाज के साथ फिर बोला, हमने आपसे कहा था उसके साथ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो भी आपको हमारी बात समझा नहीं आया। कहाँ छुपाया है आपने उसे? आप बताते हैं तो ठीक मिस्टर जिंदल, वरना मैं आपने तरफ से ढूंढ निकलूंगा। आयुष्मान जी रियांश के आवाज सुन आपने वही कड़क और गुस्से भरे आवाज के साथ बोलने लगा, धोखा देना तुम्हारे फितरत में है, मेरे नहीं। मैं जो करता हूँ पीठ पीछे नहीं सामने से करता हूँ। सच्चाई का कुछ अंश मुझे तुम लोगों आंखों में देखा। शायद तुम सबको आपने गलती का एहसास हो, इसलिए मैं अंशी का एड्रेस बताया और वो वही है। रियांश आपने खतरनाक आवाज के साथ, तो फिर कहाँ गई वो इतनी रात में? उसके घर के बाहर लॉक क्यों लगा है मिस्टर जिंदल? रियांश के बात सुन आयुष्मान जी कॉल के दूसरे साइड से चौंकते हुए बोले, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मेरी बच्ची वहीं थी। मैंने खुद राकेश, आयुष्मान जी का पर्सनल आदमी, को अंशी के घर बाहर उस पर 24 घंटे नजर रखने को बोला था, तो फिर वो कहाँ जा सकती है? तभी दूसरे से प्रियंश के आवाज आया, जो शायद रोते हुए बोल रहा था, तो फिर कहाँ गई मेरी अंशी? डैड बोलिए कहाँ है मेरी अंशी? रियांश फिर से आपने वही डरवानी आवाज के साथ बोला, वेयर इज राकेश? अब आयुष्मान जी के चेहरे पर भी टेंशन के लकीर नजर आने लगे। उनका भी दिल जोरों से धड़का रहा था। वो उनके बात सुन बोलने लगा, 1 मिनट रुको, मैं अभी बात करता हूँ उसे। इतना बोल आयुष्मान जी कॉल कट कर राकेश को कॉल करने लगे। तभी सामने से एक जमहासी लेते एक आवाज आया, कौन है जो इतनी रात को कॉल किया है? तभी आयुष्मान जी खतरनाक तरीके से बोलने लगे, तेरा बाप। इतना ही सुनना था कि राकेश के पूरे नींद उड़ा गया। वो हकलाते हुए बोलने लगा, जी
जी सर सॉरी वो उसके बात को बीच में करते हुए आयुष्मान जी, तुझे मैंने अपना पर्सनल आदमी किस लिए बनाया था? सोने के लिए। मैंने तुझे अपने अनमोल चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपा था, बता कहाँ है वो? राकेश आयुष्मान जी के इतने डरवानी आवाज सुन घबराते हुए बोलने लगा। सर वो अपने घर में ही है, मैं खुद उसके घर के बाहर बैठा। इतना बोलते जैसे ही राकेश के नज़र उसके घर के बाहर गया, वो चौंकते हुए उठा और हकलाते हुए आगे बोलने लगा। सर यहाँ तो छोटे सर लोग आए हुए और उनके दोस्त लोग भी। इतना ही बोला तभी आयुष्मान जी खतरनाक तरीके से बोलने लगे। मैं अभी वहां आ रहा हूं, अगर वो वहां नहीं मिली तो तू अपने मौत के लिए तैयार रहना। इतना बोल आयुष्मान जी कॉल कट कर दिए। तभी उनके नज़र अनामिका जी पर पड़ी, जो लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने आंखों में आंसू लिए गिराने वाली थी। आयुष्मान जी जल्द ही अनामिका जी के पास चले गए और उनको संभलते हुए बोलने लगी। अनु। इतना ही बोलते कि अनामिका जी उनको अपने आंसू भरे आंखों के साथ देखते हुए बोलने लगी। मेरी बच्ची मेरी ठीक तो है न जी? वो कहाँ है? आयुष्मान जी अनामिका जी को वही सोफे पर बैठते हुए उसको पानी पिलाते बोलने लगे। रिलैक्स अनु, तुम शांत हो जाओ, वो ठीक है, मैं अभी आता, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोल वो जाने लगे और सर्वेंट को अनामिका जी का ख्याल रखने को बोल दिए। अनामिका जी आयुष्मान जी के हाथ पकड़ रोकते हुए बोलने लगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आयुष्मान जी उनको देखते हुए बोले, मैं अभी आता हूं अनु, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर में आराम करो, अंशी को कुछ नहीं होगा, वो मिल जाएगी। इतना बोल आयुष्मान जी अनामिका जी को एक नज़र वहां से चले गए। अंशी के घर के बाहर थोड़ी दूरी पर एक गार्ड के भेष में बैठा हुआ राकेश भागते हुए अंशी के घर के बाहर आकर देखते हुए घबराए हुए स्वर में बोलने लगा। क्या हुआ सर आप लोग यहाँ? इतना बोलते उसके नज़र सामने गेट पर चले गए जहां लॉक लगा हुआ था। वैसे ही उसके पूरे चेहरे पर पसीने उभरने लगे। वो हकलाते हुए बोलने लगा, ये ताला कैसे लगा हुआ है? अंशी बेटियां तो कुछ देर पहले अंदर ही थी, ये बाहर लॉक कैसे? तभी उसके सामने रियांश आते आपने गर्दन में अजीब तरह से हाथ फेरते उसकी देखने लगा, जिसे राकेश आपने कदम पीछे लेने लगा। उसके पूरे बॉडी में डर से कपकपी छूट रहे थे, क्योंकि रियांश उसको बहुत खतरनाक तरीके से देखते हुए उसके करीब आ रहा था। वो कुछ बोलता उससे पहले रियांश एक डरवानी आवाज के साथ बोला, कहाँ है वो? राकेश पीछे होते हुए रियांश के बात सुन हकलाने बोलने लगा, वो सर। तभी उसके गाल में इतने जोरों का पंच पड़ा कि वो पूरे तरह छटपटाते हुए नीचे जमीन में गिरे गया। रियांश उसके सामने घुटनों पर बैठ उसका कॉलर पकड़ आपने लाल हो चुके आंखों के साथ उसको देखते हुए बोलने लगा, कहाँ गई वो? तुझे उसके हिफाजत की जिम्मेदारी दिया गया था ना, तो फिर कहाँ गई वो? इतना बोलते रियांश उसको फिर से एक मुक्क मार दिया, जिसे उसके नाक मुंह से खून निकलने लगा। उसके हालत बोलने लायक नहीं थे। तभी सामने राज, युवराज, अर्नव रियांश को उसे अलग कर रोकते हुए बोलने लगे, रिलैक्स रियांश, उसको बोलने तो दे पहले। तभी प्रियांश, अनुराग और विक्की से अलग हो राकेश के पास आकर आपने घुटनों के बल बैठ आपने लाल आंखों के साथ उसको एक तक देखते हुए बोलने लगा, बता कहाँ है वो? अगर तूने नहीं बताई तो तू सोच भी नहीं सकता तेरे साथ क्या होगा। बोल कहाँ है मेरी अंशी? राकेश पूरे तरह आपने कांपते हुए आपने हाथ जोड़ वैसे ही रोते हुई बोलने लगा, मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे नज़र 24 घंटे उनके घर के बाहर ही था, मैंने एक पल के लिए भी आपने नज़र उनके घर से नहीं हटाए था। वो कुछ घंटे पहले अंशी बेटियां आपने घर का दरवाज़ा लॉक कर सोने के लिए चली गई थी, जिसको देखते हुए मैं इतने दिनों से नहीं सोने के वजह से गलती से मेरी आंख लग गई। मैं सच कहाँ रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता ये ताला कैसे लगा। प्रियांश उसको आपने जलते आंखों के साथ देखते कुछ बोलने ही वाला था, तभी वहां कार की आवाज आई जिससे सभी का ध्यान उधर चला गया। आयुष्मान जी आपने कार से निकल उनके पास आ रहे थे, उनके साथ उनका ड्राइवर भी था। आयुष्मान जी सीधा उनके पास आ गए और एक नज़र उन सबको देखते राकेश को देखने लगा, जिसके हालत अधमरी थे। राकेश ने कुछ ही देर में आयुष्मान जी को भी वही सब बता दिया जो उसने बाकी सभी को बताया। तभी उस माहौल में एक जोरदार थप्पड़ के आवाज गूंज उठा। ये थप्पड़ आयुष्मान जी ने राकेश को मारा था। आयुष्मान जी उसको गुस्से से देखते हुए बोले, मैंने तुझे अपनी बच्ची की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी थी और तू बोलता तेरे नज़र हमेशा उसके घर के बाहर था, तो कहाँ है मेरी बच्ची बता। राकेश आयुष्मान जी के पैर में गिर रोते गिड़गिड़ाते बोलने लगा, मेरे नज़र हमेशा उन पर थी सर, मुझसे गलती हो गई, कुछ देर पहले पता नहीं गलती से कैसे मेरी आंख लग गई।
इस दौरान पता नहीं अंशी बेटियां के घर के बाहर ये लॉक कैसे लग गया। रियांश उसके बात सुन आपने दहकते आंखों के साथ देखते हुए उसको मरने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि आयुष्मान जी उसको रोकते हुए बोले, रुको, पहले मेरी बच्ची की हिफाजत जरूरी है। राज भी आयुष्मान जी के बात से सहमत होते बोलने लगा, रियांश शांत हो जा, हमारे लिए अंशी इस वक्त कहाँ ये जानना जरूरी है। युवराज, रियांश अंकल ठीक कहाँ रहे हैं, हमें एक बार घर के अंदर देखना चाहिए। सभी को युवराज के बात सही लगे। अंशी के घर का लॉक तोड़ते हुए सभी घर के अंदर चले गए। एक छोटा सा पर बहुत खूबसूरत घर था। बीच में एक छोटा सा हॉल जहां बैठने के लिए सोफे रखे हुए थे। 2 रूम एक किचन का घर था जो बहुत खूबसूरत था। सभी लोग अंदर की खूबसूरती देखते हुए उन्हें एक सुकून का एहसास होने लगा। सभी घर में इधर उधर फैलाते हुए चेक करने लगे। प्रियांश सीधा एक रूम में गए जो अंशी का बेडरूम था। वहां एक छोटे से बेड के साथ कुछ टेबल और खर्शियां रखे हुए थे और साइड में किताब और कुछ शोपीस के साथ वो रूम बहुत खूबसूरत था। उन लोगों को वहां अंशी के होने का आभास होने लगा। वो दोनों भाई रूम को देखते हुए इधर उधर कबाड़ खोल चेक करने लगे। वहां कुछ भी नहीं था, पूरा सामान खाली, जिसको देखते प्रियांश के कदम लड़खाने लगे। जिसे प्रियांश थोड़ा जोरों से बोला, भाई। प्रियांश के आवाज सुन रियांश का ध्यान का भी प्रियांश से होते हुए उस कबाड़ पर चला गया। साथ ही साथ बाकी सभी लोग भी प्रियांश के आवाज सुन वहां आ गए और शौक से सामने देखने लगे। वहां पर अंशी का कोई भी सामान नहीं था। इसका डायरेक्ट मतलब यही था, अंशी रात के अंधेरे वो घर को छोड़कर जा चुकी है। मुंबई के हर सड़क हर रास्ते पर कारों के फौज दौड़ रहे थे। ऐसा एक भी रास्ता नहीं होगा जहां जिंदल फैमिली की कार नहीं गुजर रही हो। आयुष्मान जी ने आपने सभी गार्ड और सीक्रेट एजेंट को बोल मुंबई के हर रास्ते में चाप चाप छन मरने बोला था, ताकि उनको अंशी मिल जाए। वहां का ऐसे कोई भी बस और रेलवे स्टेशन नहीं होगा जहां उनके आदमी न पहुंचे हो। आयुष्मान जी पूरे मुंबई को बंद करवा सकते थे, पर इस वक्त उस रात के अंधेरे में ये मुमकिन नहीं था। प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग मुंबई के हर एक रेलवे स्टेशन वाले सड़कों पर आपने कार दौड़ाए जा रहे थे। उनके कार इतने तेज स्पीड से दौड़ रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। उन सभी के रास्ते अलग अलग थे। आज ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मुंबई में तूफान आ चुका हो। आयुष्मान जी भी आपने ड्राइवर के साथ मुंबई के हर के रास्ते में देखते जा रहे थे। साथ ही साथ आयुष्मान जी आपने जितने भी पर्सनल आदमी, गार्ड और एजेंट थे और जितने उसके पहुंच, सभी को मुंबई का हर एक कोना देखने बोल दिया था, ताकि अंशी मुंबई से बाहर जा न सके। उनका इम्पोर्टेंट पॉइंट था रेलवे, वो बस स्टेशन जहां से अंशी जा सकती थी। उन सब के चेहरे पर एक डर, एक चिंता के लकीर नजर आ रहे थे। आयुष्मान जी का दिल आपने बच्ची को हमेशा के लिए खो देने के डर से कांप रहा था। वही रियांश के आंखों में एक अजीब से आग लगी हुई थी, जो शायद उसके दिल में उठता बेहिसाब दर्द बाया कर रहा था। वो आपने कार फुल स्पीड से दौड़ते हुए आपने बालों में से के लेकर गर्दन में अजीब तरह से आपने हाथ फेरते खुद से बोल रहा था, नो यू कांट गो एनीवेयर, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरे दिल को धड़कना सिखाया है तो संभलना भी तुम्हें होगा। तुम ऐसे जा नहीं सकती। रियांश एक पागल के तरह आपने कार भागते खुद से ही बोले जा रहा था। वही मुंबई के दूसरे रास्ते पर प्रियांश के कार दौड़ रहे थे। उसके लाल हो चुके आंखों में अंशु थे, जो उसके गालों पर लुढ़कते जा रहे थे। वो आपने कार हवा उड़ते हुए खुद से ही बोलने लगा, नहीं अंशी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। नहीं, तुम्हें जो सजा देना है दो, पर मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं जी नहीं पाऊंगा। प्लेज, कम बैक प्लेज। मुंबई के और अलग अलग रास्ते पर राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के कार दौड़ रहे थे। उन सब के आंखों में अंशु थे। वो कार जोरों से दौड़ाते खुद से ही बोल रहे थे, नहीं अंशी, तुम इतनी बड़ी सजा नहीं दी सकती। नहीं प्लेज, नो। अंशी को मुंबई के हर एक जगह ढूंढते रात से सुबह हो चुके थे, पर उन सभी को अंशी की तलाश अब भी जारी था। किसी को भी इस वक्त कुछ सूझ ही नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ अंशी के सिवा। वही जिंदल मैंशन में एक अजीब से खामोशी पारसी हुई थी, जैसी कोई मातम छाया हो। अनामिका जी के आंखों लगातार आंसू बहा रहे थे। वो हर एक आधे घंटे के अंदर आयुष्मान जी को कॉल कर अंशी के बारे में पूछते जा रही थी, पर आयुष्मान जी का सिर्फ एक ही जवाब था, अंशी मिल जाएगी अनु। वहां के हर एक सर्वेंट के आंखों में नमी थे। अब अनामिका जी का सब्र जवाब दे चुका था। उनको इस बात का उतना दुख नहीं था कि अंशी उन लोगों से ये शहर छोड़ हमेशा के लिए जा चुकी है। वो एक औरत होने के नाते अंशी का दर्द बहुत अच्छे से समझ रही थी।
जिस शहर में उसका सब कुछ छीन गया, वो वहां कैसे रह सकती है? उसका दम घुटेगा ही, वो यहाँ रहते हुए तील तील कर अपने जख्मों से मरती। उसको दर्द था तो इस बात का कि उनकी बच्ची जहां होगी ठीक होगी कि नहीं, पर उनको इतना यकीन जरूर था अंशी कभी खुद के लिए कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। अनामिका जी घर में बने कान्हा के मंदिर में जाकर उनको एक नज़र अपने अंशु भरे आंखों के साथ देख उनके सामने दीपक जला उस राधा कृष्णन के बहुत खूबसूरत मूर्ति के सामने आपने हाथ जोड़ बोलने लगी, मैं आपके महिमा नहीं समझती कान्हा, आपने जो किया और जो कर रहे हो उसमें आपनी कौन सी लीला रचा रहे हो, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ आपने जो किया और जो करोगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। आपने जो मेरे परिवार में संकट लाए हो, मैं ये नहीं जानती आपने ऐसा क्यों किया, पर मुझे यकीन है जो किया है आपने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच कर किया होगा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है कान्हा, मैं बस इतना चाहती हूँ मेरी बच्ची इस वक्त जहाँ भी जैसे भी हो ही ठीक हो, आप उसके साथ रहना मेरे कान्हा, और जो करना मेरे बच्ची के लिए अच्छा ही करना। 5 साल बाद लंदन के बड़े से बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़े से हाल में जो बाहर खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, वहाँ एक बहुत बड़ा अवार्ड शो चल रहा था, जहाँ बड़े से बड़े दुनिया भर के बिजनेस से लेकर राजनेता और सेलिब्रिटी माफिया मौजूद थे, क्योंकि वहाँ किंग ऑफ द ईयर का अवार्ड चल रहा, जिसको बिजनेस के बादशाह के साथ दुनिया के सरताज कहा जाता है। ये अवार्ड उसको दिया जाता जो पूरे दुनिया में राज करता है, चाहे वो बिजनेस से लेकर हो या वहाँ के हर एक मुद्दे पर, जिसका एक फैसले से दुनिया तबाह हो सकती। वो एक किंग का अवार्ड शो था जो पिछले 5 साल से पूरे दुनिया में आपने नाम का खौफ फैलने वाले 2 इंसान के नाम से था, जो बिजनेस के बादशाह थे। चारों तरह उस अवार्ड शो में हर एक चीज़ बेशकीमती और देखने लायक था। वह मौजूद हर एक इंसान खुद में ही एक अलग पहचान रखता था, पर उन पर जो राज करते थे वो इंसान तो सिर्फ 2 थे जो दुनिया के किंग थे। एपिसोड 44। 5 साल बाद मुंबई के हर सड़क हर रास्ते पर कारों के फौज दौड़ रहे थे। ऐसा एक भी रास्ता नहीं होगा जहां जिंदल फैमिली की कार नहीं गुजर रही हो। आयुष्मान जी ने आपने सभी गार्ड और सीक्रेट एजेंट को बोल मुंबई के हर रास्ते में चाप चाप छन मरने बोला था, ताकि उनको अंशी मिल जाए। वहां का ऐसे कोई भी बस और रेलवे स्टेशन नहीं होगा जहां उनके आदमी न पहुंचे हो। आयुष्मान जी पूरे मुंबई को बंद करवा सकते थे, पर इस वक्त उस रात के अंधेरे में ये मुमकिन नहीं था। रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग मुंबई के हर एक रेलवे स्टेशन वाले सड़कों पर अपने कार दौड़ाए जा रहे थे। उनके कार इतने तेज स्पीड से दौड़ रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। उन सभी के रास्ते अलग अलग थे। आज ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मुंबई में तूफान आ चुका हो। आयुष्मान जी भी आपने ड्राइवर के साथ मुंबई के हर के रास्ते में देखते जा रहे थे। साथ ही साथ आयुष्मान जी आपने जितने भी पर्सनल आदमी, गार्ड और एजेंट थे और जितने उसके पहुंच सभी को मुंबई का हर एक कोना देखने बोल दिया था, ताकि अंशी मुंबई से बाहर जा न सके। उनका इम्पोर्टेंट पॉइंट था रेलवे, वो बस स्टेशन जहां से अंशी जा सकती थी। उन सब के चेहरे पर एक डर, एक चिंता के लकीर नजर आ रहे थे। आयुष्मान जी का दिल आपने बच्ची को हमेशा के लिए खो देने के डर से कांप रहा था। वही रियांश के आंखों में एक अजीब से आग लगी हुई थी, जो शायद उसके दिल में उठता बेहिसाब दर्द बाया कर रहा था। वो आपने कार फुल स्पीड से दौड़ते हुए आपने बालों में से के लेकर गर्दन में अजीब तरह से आपने हाथ फेरते खुद से बोल रहा था, नो नो यू कांट गो एनीवेयर, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरे दिल को धड़कना सिखाया है तो संभलना भी तुम्हें होगा। तुम ऐसे जा नहीं सकती, नहीं जा सकती। रियांश एक पागल के तरह आपने कार भागते खुद से ही बोले जा रहा था। वही मुंबई के दूसरे रास्ते पर प्रियांश के कार दौड़ रहे थे। उसके लाल हो चुके आंखों में अंशु थे, जो उसके गालों पर लुढ़कते जा रहे थे। वो अपने कार हवा उड़ते हुए खुद से ही बोलने लगा, नहीं 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 अंशी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। नहीं, तुम्हें जो सजा देना है दो, पर मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं जी नहीं पाऊंगा। प्लेज, कम बैक प्लेज। मुंबई के और अलग अलग रास्ते पर राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के कार दौड़ रहे थे। उन सब के आंखों में अंशु थे। वो कार जोरों से दौड़ाते खुद से ही बोल रहे थे, नहीं अंशी, तुम इतनी बड़ी सजा नहीं दी सकती। नहीं प्लेज, नो। अंशी को मुंबई के हर एक जगह ढूंढते रात से सुबह हो चुके थे, पर उन सभी को अंशी की तलाश अब भी जारी था। किसी को भी इस वक्त कुछ सूझ ही नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ अंशी के सिवा। वही जिंदल मैंशन में एक अजीब से खामोशी पारसी हुई थी, जैसी कोई मातम छाया हो। अनामिका जी के आंखों लगातार आंसू बहा रहे थे। वो हर एक आधे घंटे के अंदर आयुष्मान जी को कॉल कर अंशी के बारे में पूछते जा रही थी।
पर आयुष्मान जी का सिर्फ एक ही जवाब था, अंशी मिल जाएगी अनु। वहां के हर एक सर्वेंट के आंखों में नमी थे। अब अनामिका जी का सब्र जवाब दे चुका था। उनको इस बात का उतना दुख नहीं था कि अंशी उन लोगों से ये शहर छोड़ हमेशा के लिए जा चुकी है। वो एक औरत होने के नाते अंशी का दर्द बहुत अच्छे से समझ रही थी। जिस शहर में उसका सब कुछ छीन गया, वो वहां कैसे रह सकती है? उसका दम घुटेगा ही वो यहाँ रहते हुए तील तील कर अपने जख्मों से मरती। उसको दर्द था तो इस बात का कि उनकी बच्ची जहां होगी ठीक होगी कि नहीं, पर उनको इतना यकीन जरूर था अंशी कभी खुद के लिए कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। अनामिका जी घर में बने कान्हा के मंदिर में जाकर उनको एक नज़र आपने अंशु भरे आंखों के साथ देख उनके सामने दीपक जला उस राधा कृष्णन के बहुत खूबसूरत मूर्ति के सामने आपने हाथ जोड़ बोलने लगी, मैं आपके महिमा नहीं समझती कान्हा। आपने जो किया और जो कर रहे हो उसमें आपनी कौन सी लीला रचा रहे हो, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ आपने जो किया और जो करोगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। आपने जो मेरे परिवार में संकट लाए हो, मैं ये नहीं जानती आपने ऐसा क्यों किया, पर मुझे यकीन है जो किया है आपने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच कर किया होगा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है कान्हा, मैं बस इतना चाहती हूँ मेरी बच्ची इस वक्त जहाँ भी जैसे भी हो ही ठीक हो, आप उसके साथ रहना मेरे कान्हा, और जो करना मेरे बच्ची के लिए अच्छा ही करना। 5 साल बाद लंदन के बड़े से बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़े से हाल में जो बाहर खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, वहाँ एक बहुत बड़ा अवार्ड शो चल रहा था, जहाँ बड़े से बड़े दुनिया भर के बिजनेस से लेकर राजनेता और सेलिब्रिटी माफिया मौजूद थे। क्योंकि वहाँ किंग ऑफ द ईयर का अवार्ड चल रहा, जिसको बिजनेस के बादशाह के साथ दुनिया के सरताज कहा जाता है। ये अवार्ड उसको दिया जाता जो पूरे दुनिया में राज करता है, चाहे वो बिजनेस से लेकर हो या वहाँ के हर एक मुद्दे पर, जिसका एक फैसले से दुनिया तबाह हो सकती। वो एक किंग का अवार्ड शो था जो पिछले 5 साल से पूरे दुनिया में आपने नाम का खौफ फैलने वाले 2 इंसान के नाम से था, जो बिजनेस के बादशाह थे। चारों तरह उस अवार्ड शो में हर एक चीज़ बेशकीमती और देखने लायक था। वह मौजूद हर एक इंसान खुद में ही एक अलग पहचान रखता था, पर उन पर जो राज करते थे वो इंसान तो सिर्फ 2 थे जो दुनिया के किंग थे। आगे जाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। धन्यवाद। कुछ ही देर में उसे बड़े से महफिल में अवार्ड शो स्टार्ट हो गया, जहां चारों तरफ बड़े से बड़े स्टार, सुपर स्टार, बिजनेस किंग, माफिया, दुनिया के हर एक बड़े आदमी वहां मौजूद था, जो वहां फैले आरामदायक सोफे पर बैठे हुए थे। सभी के नज़र स्टेज पर था, जहां वहां के ओनर के साथ बहुत सारे आदमी खड़े थे। तभी अवार्ड शो के अनाउंसमेंट स्टार्ट हुए, जहां हर देश दुनिया के माफिया किंग, स्टार, सुपरस्टार को दुनिया के सबसे बेशकीमती अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था। लगभग 2 घंटे तक वैसे ही अवार्ड का अनाउंसमेंट होता रहा। फिर सबसे लास्ट था दुनिया का बेताब बादशाह का अवार्ड, जो वहां मौजूद हर एक इंसान के राजा थे, जिसके सामने पूरी दुनिया सर झुकाते। अवार्ड के ओनर ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तैयार हो जाएं आप सबके किंग और दुनिया के बेताब बादशाह के वेलकम के लिए, जहां से उनका नाम ही ये अवार्ड की पहचान है, जिस पर उनका नाम उनका राज है। किंग प्लीज कम, किंग वेलकम टू योर अवार्ड शो, द होल वर्ल्ड इज वेटिंग टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ यू, वेलकम आवर किंग, द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड, रियांश रॉय जिंदल एंड प्रियांश रॉय जिंदल एंड हिज फ्रेंड्स एंड 5 किंग्स फ्रॉम एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विकी। ओवर के अनाउंसमेंट करते हुए वहां सभी अपने जगह से खड़े हो गए। सभी का फोकस मेन दरवाजे पर चला गया, जहां रास्ते पर 50 से भी ज्यादा खतरनाक गार्ड लाइन से अपना सर झुकाए खड़े थे। तभी उस गेट से सामने से होते 20 जैसे गार्ड सामने से आ रहे थे। उन सब के बीच से होते हुए 2 रौबदार पर्सनैलिटी के इंसान नजर आने लगे, जो दिखने में हॉलीवुड हीरो को मत दे। उनके पर्सनैलिटी, उनका रौब इतना अट्रैक्टिव और खतरनाक था कि किसी के नज़र उनसे हट ही नहीं रहे थे, पर उनका अट्रैक्शन इतना खतरनाक था कि वहां जैसे जैसे आपने कदम आगे बढ़ते जा रहा था, वहां के हर एक इंसान अपना सर झुकाए जा रहे थे, और उनके पीछे 5 हैंडसम कातिलाना फेस और नजर आ रहे थे, जिनका लुक और पर्सनैलिटी एक हॉलीवुड हीरो जैसा था। वो वहां से होते हुए सीधा स्टेज पर चले गए, जहां के ओनर के साथ खड़ा हर एक आदमी अपना सर झुका था। वह अपना सर झुकाकर उनका सामना करते हुए बोलने लगा, वेलकम किंग। इतना बोल वो आदमी दुनिया के सबसे बेशकीमती अवार्ड, जो पूरे तरह दुनिया बेशकीमती हीरो से जड़ा हुआ था,
उसको सामना से अपना सर झुकाकर उन दोनों बादशाह जो एक दूसरे के परछाई थे उनके सामने बढ़ा दिए। वो दोनों उसको एक नज़र देख वहां से साइड में चले गए। वैसे ही उस अवार्ड को उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने पकड़ लिए। वो दोनों साइड में रखे किंग साइज चेयर में जाकर किसी राजा कर तरह बैठ गए और पूरे अवार्ड शो में आपने एक नज़र फेरने लगे। उनके साइड में रखे शानदार सोफे पर वो 5 हैंडसम सभी को एक नज़र देखते बैठ गए। उनके आने पर वहां किसी के एक सांस लेने तक के आवाज नहीं आ रहे थे। उनके लुक, उनके पर्सनैलिटी, उनके पावर से ही वहां के हर इंसान के पहचान थे, वरना वो चाहे तो अभी वही जिंदा कर सकते और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उनको थोड़े से भी गुस्सा दिलाना मतलना आपने मौत से भी बदतर बर्बादी, जिसके कल्पना से ही रूह कांप जाए। वहां के माहौल में एक अजीब से शांति, एक अजीब से खामोशी फैले हुए थे, जिसको चीरते हुए एक ठंडी और खतरनाक आवाज उस पूरे हॉल में गूंजी। हाउ इज दिस होल वर्ल्ड, जिसे वहां हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। सभी एक साथ सामना पूर्वक आवाज गूंजी, एवरीथिंग इज गुड इन योर किंगडम किंग। वैसे ही वो इंसान उन सभी के बात सुन एविल स्माइल करने लगा। वो था रियांश रोई जिंदल, दुनिया का बादशाह। तभी उसके साइड में बैठ हुआ उसके परछाई जैसे नजर आने वाला इंसान आपने गर्दन घूमते हुए बोला, दैट्स गुड फॉर यू, ऑल इज वेल। ये था प्रियांश रोई जिंदल और दुनिया का सेकंड बादशाह। उनके आवाज सुन वहां के हर एक इंसान अपना सर झुकाए हुए थे, जिसको देखते रियांश जिंदल और प्रियांश जिंदल के साइड में बैठे वो 5 लड़के वहां के हर एक इंसान को देखते टेढ़ी स्माइल करने लगे। वहीं इंडिया, कश्मीर के एक छोटे से सिटी में जहां ठंडी की लहर दौड़ रही थी, वही एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर जो 1 से लेकर 12 तक के बच्चों का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत स्कूल था, जो कहा जाए तो वो पूरे कश्मीर का सबसे बड़ा स्कूल था, पर पूरे इंडिया में उसे भी हाईएस्ट स्कूल थे, जिसके ओवर उस स्कूल के मलिका ही थे, जिनका नाम पूरे इंडिया के साथ पूरे जहां में चलता, जिसको लोग देखे तो नहीं थे, सिर्फ एक नाम से जानते, रैप, जिसका फुल फॉर्म किसी को नहीं पता। उसी स्कूल के अंदर 2-4 साल के लड़के जो स्कूल यूनिफॉर्म पहने थे वो दिखने में एक दूसरे के परछाई थे, जो बहुत ज्यादा क्यूट और हैंडसम नजर आ रहे, जिसको कोई देखे तो उसको यकीन न हो ये छोटे बच्चे इतना हैंडसम कैसे हो सकते हैं। किसी के नज़र उन पर पड़े तो देखता ही रह जैसे, ऐसी थे उनके पर्सनैलिटी, जिसमें वो दोनों को पहचानने के लिए उनके आई लेंस ही था, जिसमें एक कॉलर ग्रीन था तो दूसरे का ब्लू था। वो दोनों लड़के एक 10 के लड़के को गुस्से से घूर रहे थे, जो उनको ही आंखों में आंखें डाले देख रहा था, और लगभग 1 मिनट के अंदर वहां एक बहुत बड़ी लड़ाई स्टार्ट हो गई, जिसमें वो 10 साल का बच्चा रोते हुए वहां से भाग गया, जिसको वो दोनों लड़के अपने कपड़े और हाथ साफ करते देख रहे थे। तभी पीछे से थोड़े गुस्से भरे आवाज आई, ऋषि। तभी पीछे से हल्के गुस्से भरी आवाज आई, ऋषि, ऋषि। वैसे ही वो दोनों लड़के पीछे पलट कर देखने लगे, जहां एक लड़की सिंपल से सलवार सूट पहने उनको गुस्से से देख रही थी, जिसको देखते वो दोनों लड़के खुद से बोले, यामी मासी। वो लड़की उन दोनों को देखते हुए उनके पास आकर आपने हाथ बंद उनको एक तक देखते हुए बोलने लगी, हम तो फिर से क्या किया जाए आपकी मम्मा। वो इतना ही बोली थी कि उसके बात को बीच में करते हुए वो छोटा सा क्यूट सा बच्चा प्रिशी आपने क्यूट से आवाज के साथ बोलने लगा, उफ यामी मासी, आप बार बार मम्मा को बीच क्यों लाती हो। नमी मासी बिल्कुल सही कहती है, आप एक नंबर की डरपोक हो, इसलिए मम्मा को बीच में लाती हो। ये बोलते हुए वो छोटा सा बच्चा अपना मुंह बनने लगा। उसके बाद सुन्यामी उसको वैसे ही देखते हुए कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से 2 लड़की जो जेंट्स टॉप पहने हुई थी वो भागते हुए उनके पास आते बोलने लगी। पहली लड़की माय प्रिंस, दूसरी लड़की माय डेविल। और वो दोनों ऋषि प्रीशी के पास आकर उनको आपने गोद में उठा ली और उनके गालों में किस करने लगी। प्रीशी पहले लड़की के गोद जाकर आपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए उस लड़की को एक गाल में हल्के से किस करते हुए आपने क्यूट से आवाज के साथ बोला, नमी मासी। नमी उसके गालों में फिर से किस करते हुए बोलने लगा, बोलो मेरे प्रिंस चार्मिंग। प्रीशी यामी के तरफ आपने छोटे छोटे उंगली से इशारा करते हुए बोलने लगा, देखो नामी मासी, यामी मासी कितनी बड़ी डरपोक है, हमेशा मम्मा को बीच में लाती है और मुझ जैसे सुपर हैंडसम को कितना सारा अपना लेक्चर देती है, जिसको सुनते सुनते मुझे निन्नी आने लगती। ये बोलते हुए वो लड़का यामी को देखने लगा, जो उसके बाद सुन आपने हाथ बंधे उसको ही देख रही थी, जिसको दिखते हुए प्रीशी फिर बोला, देखो ना नामी मासी कैसे आपके प्रीशी के हैंडसम फेस को देखे जा रही है, ये आपका हक है ना। नामी प्रीशी के बात सुन यामी के तरफ देखने लगी, जो प्रीशी को ही देख रही थी, जिसको देखते हुए नामी प्रीशी के चेहरे को आपने एक हाथ से छुपाते हुए बोलने लगी,
देख यामी, मेरे प्रिंस सिर्फ मेरा है, उसके हैंडसम क्यूट से फेस को देखने का हक तुम्हें नहीं है। मैं अपने प्रिंस को किसी को नहीं दूंगी। आपने ये बड़ी बड़ी आंखों से मेरे प्रिंस को न देख। और तू सच्चा में बहुत बड़ी डरपोक है, तभी मेरे प्रिंस की शिकायत प्रिया से करती है। ये बोलते हुए नमी अपना मुंह बनने लगी, जिसको देखते हुए प्रिशी यामी के तरफ एक नज़र देख आपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते अपना एटीट्यूड देखते हुए स्माइल करने लगा, जिसको देखते नामी मुस्कुराने लगी। वही ऋषि दूसरे लड़की के गोद में आपने गालों को अपने हाथों से साफ करते हुए बोलने लगा, उफ रैना मासी, मैंने आपको बोला है ना मुझे किस मत किया करो। आई हेट दिस। रैना उसके बालों में हाथ फेरते फिर उसके गालों में फिर से किस करते बोलने लगी, दैट्स वाई आई लाइक यू माई लिटिल क्यूट डेविल। तभी पीछे से दो लड़कियां सिंपल सा सलवार सूट पहनी हुई थी, वो उन लोगों के पास आती हुई बोलने लगी। पहली लड़की, आपने प्रिंस और डेविल से पूछ तो लो उन्होंने किया क्या है, फिर यामी को बोलना। दूसरी लड़की, तो मम्मा के लिटिल शेरों को मम्मा के नाम से डर लगता है क्यों मेरे हैंडसम बॉय। ये बोलते वो दोनों लड़कियों ऋषि प्रिशी को देखने लगी। ऋषि दूसरे लड़की के बात सुन बोलने लगा, आई एम डेविल निया मासी, आई डोंट नो हाउ टू स्केयर बट मैमा शी इज वेरी इनोसेंट। निया उसके बात सुन उसके गालों में किस करते हुए बोलने लगी, ये माई लायन आई नो। ऋषि फिर से आपने गालों साफ करते हुए बोलने लगा, डोंट किस मी निया मासी, आई डोंट लाइक। ऋषि पहली लड़की के बात सुन बोलने लगा, हमने कुछ नहीं किया नैना मासी, उसने पहले मुझे धक्का दिया इसलिए भाई ने उसको पनिशमेंट किया। नैना ऋषि के गालों में किस करते हुए बोलने लगी, ये मैं हैंडसम, मुझे पता है उसकी गलती थी पर आपकी भी गलती थी, आपने उसके सिस्टर के चिक्स पर किस किया। ऋषि आपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते एटीट्यूड के साथ, शी इज माई फ्रेंड, आई कैन डू एनीथिंग विद हर। नैना अपना माथा पीटते हुए, पता नहीं तुम दोनों आपने मम्मा के जस्ट उल्टा क्यों हो, वो इतनी शांत मासूम काइंड हार्टेड है और तुम दोनों। वो इतना ही बोली थी कि उसके बात को बीच में करते हुए ऋषि और प्रिशी एक साथ बोले, वी आर लाइक अ फादर। उनके बात सुन वो पांचों लड़कियां उनके चेहरे को एक तक एक अलग से भाव के साथ देखने लगे, जहां ऋषि प्रिशी के चेहरे पर बाहर अजीब भाव थे। वही मुंबई में सबसे बड़ी 60 मंजिल बिल्डिंग के ऊपर एक बहता हॉल में शांति फैली हुई थी। वहां पर बहुत सारे बिजनेसमैन मौजूद थे, जिसको देखते हुए पता चल रहा था वहां पर बाहर बड़ा बिजनेस डील चल रहा है। वहां मौजूद हर एक इंसान के चेहरे पर पसीने टपक रहे थे। उसी बहुत बड़े हॉल में सिर्फ हेड की 2 चेयर खाली थे, जिसके आने से वह मीटिंग सेलेक्ट या रिजेक्ट होना था, जिस पर कोई सवाल तक नहीं उठा नहीं सकते, क्योंकि उसके नाम से भी उनके पसीने छूटते। उन लोगों ने सोचा था ये डील उनके फ्रेंड और हर अलग देशों के बिजनेस किंग राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग लेंगे, पर सब होने के बावजूद उन सभी बिजनेस किंग का कहना है उनका डिसीजन उनके बॉस और वर्ल्ड किंग करेंगे। तभी दरवाजे खुलने के आवाज आए, जिससे वहां बैठे हर एक इंसान अपने जगह से खड़े हो गए। तभी दरवाजे से 2 हैंडसम और एविल पर्सनैलिटी के इंसान अंदर आए। वैसे ही उस ठंडी माहौल में भी अचानक से गर्मी बढ़ने लगा। वो दोनों आपने किंग साइज चेयर में जाकर बैठ गए। वैसे ही वहां के सभी लोग भी आपने सीट पर बैठे। सभी का ध्यान उन दोनों चेहरे पर था, जो वर्ल्ड किंग रियांश जिंदल और प्रियांश जिंदल थे, जिनके चेहरे पर कुछ भी भाव नहीं था। तभी रियांशा आपने गर्दन को इधर उधर घूमते हुए एक शब्द बोला, यू ओपन द फाइल मिस्टर कपूर। वैसे ही वहां बैठे हुए एक आदमी जो दूसरे बिजनेस डील का हेड था और कपूर इंडस्ट्री जो दुनिया के बिजनेस में 10 नंबर पर है उसका मालिक, वो एक नज़र प्रियांश को देखते हुए सामने फाइल को ओपन किया। वैसे ही उसके आंखें बड़े हो गए, वो घबराते हुए अपने जगह से खड़ा हो गया। उसके पैर कांपने लगे और उसी के साथ मिस्टर कपूर के साथ आए हुए हर एक आदमी वहां से जैसे गायब हो गए। वहां अब सिर्फ उन सातों और मिस्टर कपूर के अलावा कोई भी नहीं था। तभी उस पूरे माहौल में एक भयानक हंसी के आवाज गूंजने लगा, जिसे सुन किसी के रूह तक कांप जाए। वैसे ही वहां बैठे हुए एक आदमी जो दूसरे बिजनेस डील का हेड था और कपूर इंडस्ट्री जो दुनिया के बिजनेस में 10 नंबर पर है उसका मालिक, वो एक नज़र प्रियांश को देखते हुए सामने फाइल को ओपन किया। वैसे ही उसके आंखें बड़े हो गए, वो घबराते हुए अपने जगह से खड़ा हो गया। उसके पैर कांपने लगे और उसी के साथ मिस्टर कपूर के साथ आए हुए हर एक आदमी वहां से जैसे गायब हो गए। वहां अब सिर्फ उन सातों और मिस्टर कपूर के अलावा कोई भी नहीं था। तभी उस पूरे माहौल में एक भयानक हंसी के आवाज गूंजने लगा, जिसे सुन किसी के रूह तक कांप जाए। कश्मीर। वहीं रैप स्कूल के 12 क्लास में एक लड़की सिंपल सा हल्के ग्रीन कॉलर की साड़ी पहने और बालों का जुड़ा बनाए हुए उस सिंपल से लुक में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। एक अजीब सी खामोशी था उसके चेहरे पर।
वो वहाँ दीवार पर लगे एक बड़े से स्क्रीन में आपने नजरें पॉइंट करते पूरे क्लास को एक नज़र देखते होम साइंस को लेक्चरर दे रही थी, जिसे वहाँ के सभी स्टूडेंट एक भी आवाज किए बिना उनके बात सुन रहे थे। वो लड़की सादगी में भी दिखने में इतनी यंग और खूबसूरत लग रही थी जैसे वो वही एक स्टूडेंट हो, पर वो एक टीचर थी जो वहाँ के बच्चों को बहुत आसानी से समझा रही थी। तभी उस क्लास के बाहर दरवाजे के थोड़े से पीछे कोई आकर खड़ा हो गया, जिसे उस लड़की का ध्यान उधर चला गया जहां 4 साल के 2 क्यूट लड़के खड़े थे जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थे, जो उस लड़की को ही देख रहे थे। वो लड़की उनको एक नज़र देख अपना चेहरा फिर से अपना ध्यान क्लास में लगाने लगी। वो दोनों बच्चे उनको देख वहां से चले गए, जहां यामी नामी नैना रैना निया खड़ी थी। नैना प्रिशी को आपने गोद में उठाकर बोलने लगी, क्या हुआ? प्रिशी नैना के बात सुनते हुए कुछ नहीं बोला और अपना सर झुका लिया। निया ऋषि को आपने गोद में उठाकर प्यार से बोलने लगी, क्या हुआ माय हैंडसम? मम्मा क्लास ले रही है, हम लोग चलाते हैं। ठीक है मम्मा आ जाएगी। ऋषि निया के बात सुन उसके चेहरे को एक तक देखते हुए बोला, मम्मा हमसे नाराज क्यों है निया मासी? प्रिशी भी नैना को देखते हुए बोलने लगा, हाँ नैना मासी बताओ ना मम्मा हमसे क्यों नाराज है? वो क्यों हमें देख खुश नहीं होती? क्यों वो हमारे साथ टाइम स्पीड नहीं करती? क्यों वो हमें देख इग्नोर करती है? क्या मम्मा हमसे प्यार नहीं करती? ऋषि और प्रीशी के बात सुनते उन 5 लड़कियों के चेहरे पर अजीब सा भाव नजर आने लगे, जिसे वो खुद के अंदर छुपाते हुए बोलने लगी। नैना प्रीशी और ऋषि को एक नज़र देखते हुए, नहीं बच्चा, आपकी मम्मा आप दोनों से बहुत प्यार करती है, बस वो आप लोगों को देखना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं ना, आपके स्टडी, आपके फ्यूचर का, तो उनको उन सब कामों के वजह से इन सब का टाइम नहीं मिलता। और आप दोनों तो मम्मा के गुड बॉय हो ना, आप अपनी मम्मा को समझते हो, तो ऐसा क्यों सोचते हो? आपकी मम्मा आप दोनों से बहुत प्यार करती है, आप दोनों को आपकी मम्मा को समझना होगा। तभी ऋषि नैना के बात सुन बीच में बोला, आप झूठ बोल रही हो नैना मासी, मम्मा की आंखें हमें देख कुछ और कहती है। मैमा गेट्स सैड सीइंग ओनली ऋषि एंड प्रिशी। इतना बोल वो छोटा सा बच्चा निया के गोद से उतर उन लोगों एक नज़र भी देखे बिना वहां चला गया। प्रिशी भी नैना के गोद से उतर ऋषि के पीछे चला गया। वो 5 लड़कियां उनके बात सुन और उनको वैसे जाते देख उनके दिल में दर्द उठाने लगा। नामी थोड़े गुस्से के साथ बोलने लगी, आखिर प्रिया खुद को समझती क्या है? उसको आपने ये मासूम से बच्चे नजर नहीं आते, जिसके आंखें में आपने मम्मा के लिए अजीब सा दर्द नजर आता है। इन 4 साल के बच्चों को न बाप का प्यार मिल रहा है न माँ का। आखिर इसमें इन मासूम की क्या गलती है? जिस एज में इनको हंसना मुस्कुराना चाहिए, उस एज में उनकी आंखों अपनी मोम का एक प्यार भरा एहसास के लिए तराश रहे हैं। क्या गलती है इनकी जो प्रिया इनके साथ ऐसा कर रही है? रहना बहुत हुआ, अब प्रिया को समझना ही होगा, इसमें इन मासूम के कोई गलती नहीं है। उसके साथ जो हुआ उसमें उन जलादों की गलती थी, इन मासूमों की नहीं। यामी नामी और रैना के बात सुन बोलने लगी, तुम दोनों को क्या लगता है प्रिया उनसे प्यार नहीं करती? फिर थोड़ा रुक कर आगे बोलने लगी, बहुत प्यार करती है आपने बच्चों से, वो उसके जीने की वजह है वो दोनों। उसके चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऋषि और प्रीशी के नाम से। बहुत प्यार करती है प्रिया उन दोनों से, जिसको ऋषि प्रीशी भी समझते हैं। बस उनकी मम्मा उनसे प्यार नहीं जताती, उसके चेहरे में उनको दर्द दिखता। जानना चाहते हैं वो बच्चे उनकी मोम की दर्द की वजह। नया अतीत की परछाई उसको अपना ममता जताने नहीं देती थी। हम लोग ये तो नहीं जानते वो कौन थे, पर उनके परछाई ऋषि और प्रीशी है। उसके चेहरे उन लोगों से मिलते हैं रहना, जिसे उसको उन हैवानों का चेहरा आपने बेटों में नजर आता है। उसकी घाव बहुत गहरे है निया, जिसको हम कभी नहीं समझ सकते। प्रिया बहुत स्ट्रांग है, बहुत। वही मुंबई एक बहुत बड़ा आलीशान विल, जो कहा जाए तो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा विल था, जिसके खूबसूरती देखने लायक थी। वहां हजारों नौकर अपना काम कर रहे थे। उसी विल के अंदर जो बहुत खूबसूरत और शानदार था, वही मंदिर घर में एक महिला जो पूरे तरह इंडियन कल्चर में थी। वो राधा कृष्णन के मूर्ति के सामने अपने हाथों में एक थाल पकड़े खड़ी हुई थी और अपना माथा टेक उस आरती की थाल को वही खड़े एक नौकर को देकर बोलने लगी, जाओ पूरे घर में धूप दे दो। जिसे वो नौकर अपना सर झुकाकर वहां से चला गए। ये महिला अनामिका रॉय जिंदल, वर्ल्ड किंग की मोम और इंडियन किंग की वाइफ। वही हॉल के आलीशान सोफे पर एक बिजनेस सूट पहना हुआ आदमी, जिसके पर्सनैलिटी दौबदार था, वो किसी से कॉल में बात कर रहा था। वैसे ही उसके चेहरे के भाव पूरे तरह बदल रहे थे।
उसके हाथों के मुठिया कसते जा रहे थे। तभी अनामिका जी वहां पर आ गए और उस आदमी को देखने लगी जिसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। वो उनको देखते हुए बोली, क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आयुष्मान जी अनामिका जी को एक नज़र देखते हुए अपने जगह से खड़े हो गुस्से से बोलने लगे। टॉप 10 बिजनेसमैन मिस्टर कपूर के बेदर्दी से मौत। जिसको सुनते अनामिका जी आपने दिल में हाथ रख ली। आयुष्मान जी अनामिका जी को दिखते हुए आगे बोलने लगे, तुम्हारे बेटे हैवान है, हैवान, पूरे दुनिया के हैवान, इतना बोल वो वहां से चले गए। अनामिका जी आपने आंखें बंद कर ली। उनके आंखों से अंशु निकाल आए। वो एक नज़र पूजा घर के तरफ देखते हुए बोलने लगी, कब तक लोगों मेरे परिवार की परीक्षा? कान्हा अब तो उसे भेज दो वरना मेरा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। भेज दो उसे, ले आवो मेरे परिवार की खुशियां। मुंबई। रात के अंधेरों में मुंबई की सड़कों पर कारों के एक बहुत बड़ी फौज एक लाइन सड़कों पर दौड़ रहे थे। वहां लगभग 100 कार होंगे जो बहुत महंगे और स्टाइलिश ब्लैक कार थे। पर उनमें 7 कार जो उन कारों के बीच में दौड़ रहा था वो सबसे अलग और यूनिक था। उसको देखने से ही अंदाजा लगाया जा सकता था वो दुनिया के सबसे महंगी कार है। पर उनमें सामने पहले के 2 कार जो बिल्कुल अलग थे और सबसे ज्यादा लग्जरी और खूबसूरत, उसको देखने से ही पता चल रहा था उस कार के पहचान अभी तक दुनिया में आई ही नहीं है। वो सभी कार सीधे एक बहुत मैंशन के अंदर से होते हुए सीधे पार्किंग में जाकर रुकी। उस ब्लैक कार में ब्लैक यूनिफॉर्म पहने आदमी एक कतार में निकले जो देखने से ही पता चल रहा था वो बहुत ज्यादा खतरनाक और दुनिया के सबसे पावरफुल गार्ड है। और उन 7 कारों को पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हुए खड़े हो गए और कुछ गार्ड पूरे मैंशन के बाहर फैल गए। उन 7 कारों से एक एक कर बड़ी स्टाइल के साथ दुनिया के सबसे हैंडसम और खतरनाक आदमी निकलने लगे, जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सबसे लास्ट में उन 2 यूनिक कार से सबसे हैंडसम और डेंजरस आदमी निकले जिनके आंखों का कलर ब्लू और ग्रीन था। बाकी दोनों एक दूसरे के हमशक्ल थे। उनके पर्सनैलिटी और ऑरा इतना खतरनाक और रौबदार था कि इंसान अगर उनके आंखों में देखे तो नशे से ही मर जाए। वो जितने ज्यादा हैंडसम थे उससे कई ज्यादा खतरनाक थे। जो थे रियांश रॉय जिंदल, प्रियांश रॉय जिंदल और उनके दोस्त राज माहेश्वरी, युवराज माहेश्वरी, अर्नव राय जेदा, विक्की दैनिक, अनुराग अरोरा। रियांश, प्रियांश एक नज़र आपने उन खौफनाक आंखों के साथ मैंशन की देखते हुए अंदर आपने कदम बढ़ा दिए। पूरे मैंशन में एक अजीब से शांति परसे हुए थे, जैसे वहां कोई है ही नहीं। एक अजीब से खामोशी था उस आलिशान मैंशन में। पर रात के वक्त वो पूरा मैंशन कटने को दौड़ रहा था। बहुत खामोशी था वहां जो किसी को भी अंदर था एक बेचैनी पैदा करे। वो जिंदल मैंशन था जो अब और भी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत होकर इंडिया का सबसे बड़ा विल बन चुका था, जहां आयुष्मान जी और अनामिका जी और बहुत सारे नौकर गार्ड रहते आपने ड्यूटी करते थे। फिर भी वो पूरे मैंशन में एक खालीपन था। रियांश, प्रियांश के साथ राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की मैंशन में आपने कदम रखते हुए पूरे मैंशन को एक नज़र देखने लगे। पूरे 2 साल बाद वो सभी जिंदल मैंशन में आपने कदम रखे थे। पूरे मैंशन को वो 7 एक नज़र देखते हुए आपने कदम सीढ़ियों के तरफ बढ़ा दिए और सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उनके नज़ारे एक बंद दरवाजे के ऊपर ठहर गए। रियांश, प्रियांश के कदम वैसे ही रुक गए। वो दोनों आपने नज़रें उठते हुए उधर देखने लगे। उनके नजरों का पीछा करते हुए राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग भी उधर देखने लगे। रियांश तुरंत आपने नजरें उधर से फेर लिया और सीधा आपने रूम के तरफ चला गया। प्रियांश भी आपने नजरें फिरते अपने अंशु जो उसके आंखों में डगमगाने लगे थे उसको आपने आंखों में ही छुपाते हुए उसके आंखें लाल हो चुके थे। वो भी आपने नजरें फेरते हुए आपने रूम साइड चला गया। उन दोनों को जाता देखा राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग एक दूसरे का चेहरा देखते हुए उस दरवाजे को देख आपने रूम साइड चले गए। रियांश आपने रूम में आते हुए जो अब पहले से भी बहुत बड़ा और उसे कई ज्यादा खूबसूरत और आलीशान बन चुका था। वो आपने जैकेट निकलते आपने शर्ट के बटन खोलते हुए एक दीवार के सामने जाकर आपने हाथों में पहने हुए वॉच से एक बटन प्रेस कर दिया। वैसे ही वो दीवार 2 हिस्से में बट गए। रियांश सीधे से अंदर चला गया। प्रियांश भी रूम में आते हुए उसके नज़र उस दीवार से ओपन दरवाजे के अंदर जाते रियांश पर गए। वो वैसे ही वो पूरे तरह बंद हो गया। प्रियांश उधर एक नज़र देखते हुए आपने जैकेट निकल फेंकते हुए सीधा बाथरूम में अंदर चला गया और उस आलिशान बाथरूम में एक बहुत बड़े बाथटब के अंदर बैठ गया। वो आपने पूरे कपड़े निकाल अंदर बैठा हुआ था। वैसे ही वो बाथटब में बर्फ से भी ज्यादा ठंडे पानी से भरने लगे। वो वैसे ही बाथटब पर बैठे आपने लाल ब्लू आंखों के साथ ऊपर सीलिंग को देख रहा था। देखते ही देखते वो पूरा बाथटब उस ठंडे पानी से भर गया, जहां प्रियांश का फेस भी उस ठंडे पानी में डूबता जा रहा था।
वो अपने खुली आंखों के साथ पूरे तरह उस बाथटब में डूब गया। उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा ही नहीं, पता नहीं क्या चल रहा था उसके अंदर जो उस बर्फ से भी ज्यादा ठंडे पानी में डूब रहा था। रियांश उस रूम के अंदर जाते ही वो पूरा रूम अंधेरा था। सिर्फ और सिर्फ उस अंधेरे रूम के दीवाली में लगे एक लड़की के फोटो से निकलते रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस रूम में पूरे तरह सिर्फ और सिर्फ एक बहुत खूबसूरत लड़की की तस्वीर पूरे दीवालों में देखे जा सकती थी, जिसमें इतनी खूबसूरत और मासूम लग रही थी कि देखने वाली की नजर जी ना हटे। उस पर उसका हंसता हुआ चेहरा, उसकी को चूड़ियों से भरे कलाई, उसके वो काजल से सनी आंखें, उसके वो लंबे बाल जहां से पानी की बूंदें टपक रहे थे, उसके वो खूबसूरत पैर जिसमें पायल पहना हुआ था। बहुत खूबसूरत थी वो लड़की, बहुत। रियांश उस अंधेरे में खड़ा हो एक तक उस लड़की की तस्वीर को देखे जा रहा था। तभी वो उसी लड़की के एक बड़े से तस्वीर के सामने आते हुए उसको अपने हाथों से छूने लगा। उस तस्वीर से निकलती रोशनी से रियांश नजर आ रहा था, जो पूरे तरह शर्टलेस था, जिसे उसके अट्रैक्टिव बॉडी नजर आ रहे थे। उसके लेफ्ट साइड चेस्ट में हॉट के पास उसी लड़की के अपने बालों को कान के पीछे करते बहुत खूबसूरत टैटू बना हुआ था, जो उसके गोरे मस्कुलर चेस्ट को और भी ज्यादा कातिलाना और सनक लुक दे रहा था। उसके वो ग्रीन आंखें जो पूरे तरह लाल हो चुके थे, एक अजीब से भाव, एक अजीब सा दर्द दिख रहा था उसके चेहरे पर, जिसको वो खुद के अंदर दबाने की कोशिश कर रहा था। वो उस तस्वीर को छूते हुए उसको एक तक देखते हुए एक अजीब से दर्द और बेहिसाब गुस्से के साथ बोलने लगा। 5 साल, पूरे 5 साल बीत चुके अंशी, मेरे सजा को, जिसका लिमिट क्रॉस कर लिया तुमने। दर्द न देकर भी बेहिसाब दर्द देकर भाग गई। यू रैन अवे, टेकिंग अवे माई एवरीथिंग, माई पीस, माई एवरीथिंग। पर नॉट वरी, तुमने मेरा सुकून छीना, मेरी जिंदगी छीनी, पर जल्द ही मैं भी तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। जल्द ही तुम कैद में होगी मेरे बाहों में, मेरा सुकून बनकर। तुमने हैवान को इंसान बनाकर नहीं शैतान बनाकर भागी हो। तुम्हें अब इस डेविल के ड्रकनेस में आना ही होगा। जान स्माइल विद हॉर्न्स, इस शैतान का सुकून ही हो। जल्द ही मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा इस दुनिया में, तुम जहां भी छुपी हो। जल्द ही तुम्हें इस वर्ड डेविल की दुनिया में आना होगा। वेलकम टू माई डार्कनेस, जान स्माइल विद हॉर्न्स। प्रियांश बाथरूम में उस बाथटब में अब भी वैसे ही डूबा हुआ था। उसको देखने से ऐसे लग रहा था जैसे वो मर चुका है। वो लगभग 30 मिनट तक पानी के अंदर वैसे ही डूबा रहा है। उसके बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रहे थे। तभी अचानक उसके वो बंद आंखें पानी के अंदर ही झटके के साथ खुल गया, जो बहुत खतरनाक और पूरे तरह लाल नजर आ रहे थे, जिसको कोई देख ले तो अंदर कांप उठे। बहुत डरवाना और खतरनाक लग था प्रियांश, जैसे कोई मुर्दा जी उठा हो। फिर कुछ देर तक वैसे ही आंख खोले पानी अंदर ही ऊपर सीलिंग को एक तक देखता रहा था, जैसे कोई इंसान पूरे तरह मार चुका हो। पता नहीं क्या चल रहा था उसके अंदर, जो उसको उन बर्फ से भी ज्यादा ठंडे पानी में गर्मी भी दे रहा था। एक हैवान से भी ज्यादा डेंजरस लग रहा था, जैसे साक्षात कोई आपने मौत को देख रहा हो। तभी वो अचानक उस बाथटब से बाहर निकल गया और एक वाइट बाथराब पहन बाथरूम से बाहर निकल गया और सीधे अपने रूम से बाहर निकलते हुए नीचे सीलिंग को पकड़ खड़ा होकर पूरे विल को अपने लाल और डरवानी आंखों के साथ एक तक देखने लगा। उसके बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसमें हल्के हल्के पानी के बूंदे टपक रहे थे, उसको और भी ज्यादा खतरनाक लुक दे रहा था। उसके नजरे जिंदल विल के हर एक हिस्से पर जा रहे थे। पता नहीं क्या देख रहा था वो वहां आपने उन जलते खामोश नजरों से। तभी उसके नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ा, वैसे ही उसके आंखें वहीं पर ही रुक गए। वो एक तक उस दरवाजे को देखने लगा, फिर वो अपने कदम उस दरवाजे के तरफ बढ़ने लगा। उसके नजरे उस दरवाजे से एक पल के लिए भी ओझल नहीं हुआ। वो बस एक तक उस दरवाजे को देखते हुए अपने कदम उस तरफ बढ़ते जा रहा था। उस दरवाजे के सामने पहुंच खड़ा होकर एक तक दरवाजे को घूरने लगा, फिर अपने हाथों को उस दरवाजे के प्रिंट पर जैसे ही रखा, वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वैसे ही अंदर से एक हवा का झोंका, जिसमें एक अजीब से महक थे, वो दरवाजे पर खड़े प्रियांश को छूते हुए बहा गए और अंदर खूबसूरत पिंक कलर से सजा हुआ रूम नजर आने लगा, जिसको वो दरवाजे पर ही खड़ा होकर देखने लगा। तभी प्रियांश आपने गर्दन को अजीब तरह से दाएं बाएं घूमते हुए आपने कदम उस रूम के अंदर बढ़ दिया और उस पूरे रूम को अपने लाल आंखों के साथ दिखने लगा। एक अजीब से खामोशी के साथ एक सुकून था उस रूम के हर एक कोने में, वहां से बहते हवाओं में, जिसको प्रियांश उस रूम में खड़ा हो महसूस कर रहा था। वैसे वैसे उसके आंखें और भी ज्यादा डरवानी और लाल होते जा रहे था। वो अंशी का ही रूम था जिसने वो रहा करती थी, जिसमें उसके साथ वो हैवानियत हुआ था। वो अब भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गई थी। वहां से एक चीज भी नहीं बदलते थे। उस रूम में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं था। सिर्फ वहां रात के अंधेरों में रियांश और प्रियांश के सिवा कोई भी नहीं जाता था। उस रूम की सफाई भी एक रोबोट के द्वारा होता।
आयुष्मान जी और अनामिका जी अंशी के जाने के बाद कभी हिम्मत नहीं हुई उस रूम में आपने कदम भी रख सके। प्रियांश उस पूरे रूम को देखते हुए बोलने लगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस जान, हमारी सजा 5 साल पूरी हुई, यही तो चाहती थी ना, हम जीते हुए भी हर पल मरते रहे, देखो जान पूरे 5 साल में हर एक पल मारा रहे हैं। तभी अचानक रुक आपने लाल आंखों के साथ देखते बेहिसाब गुस्से के साथ बोलने लगा, भाग गई थी ना जान, हमें छोड़कर बदल गई ना हमें, पर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जान, बहुत बड़ी। बदल तो दिया हमें पर इंसान नहीं शैतान बनाकर, स्माइल विद हॉर्न्स। और याद रखना जान, अगर तुम अब नहीं लौटी तो इस पूरे दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। भाग गई थी न मेरे सीने को धड़कना सिखा कर, पर याद रखना जान, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता और किसी के लिए नहीं, पूरे दुनिया का शैतान हूँ मैं, एक बेदर्द किंग। आना होगा ही होगा, अब तुम्हें आना ही होगा अंशी, वरना तुम जहाँ भी हो वहाँ से पूरे दुनिया के बर्बादी देखोगी। इतना बोलते प्रियंश के नजरे बेड पर जाकर टिक गए, वैसे ही उसके आंखों में खौफ के साथ उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। उसके चेहरे पर पसीने उभरने लगे। वो जल्दी से आपने नजरें उधर से फेर लिया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसके चेहरे पर पूरे तरह पसीने आए हुए थे। वो अपने गीले बालों को आपने दोनों हाथों से पीछे करते खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी उसके कानों में किसी की चूड़ियों के आवाज आने लगे, वैसे ही उसका दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा। वो बेताब होकर इधर उधर देखने लगा। उसके नजरें ट्रेसिंग टेबल के पास गए जहां पर बहुत सारी चूड़ियां एक रिंग में रखे हुए थे जो बहती हवाओं के साथ बजाने लगे थे। प्रियांश उन चूड़ियों को देखते हुए वहां पर चला और उन चूड़ियों में कुछ चूड़ियों को अपने हाथों से पकड़ छूने लगा। तभी उसके नजरों के सामने कुछ परछाई उभरने लगे जिसमें एक लड़की उसके पास आते मुस्कुराते हुए बोलने लगी, मेरी चूड़ियां। जिसको एक तक प्रियांश देखने लगा। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे, उसके मासूमियत, उसके आंखें, सबको वो गौर से देख रहा था। तभी उस लड़की के आवाज फिर से उसके कानों में पड़े जो बोल रही थी, प्रियांश जी मेरी चूड़ियां। प्रियांश वैसे ही उसको एक तक देखते हुए उसके हाथों को पकड़ने के लिए आपने हाथ बढ़ाया। जैसे ही वो उसको छूने वाला था वो वैसे ही गायब हो गई, जिससे प्रियांश के लाल आंखें बड़े बड़े हो गए। वो पागलों के तरह इधर उधर देखते हुए बोलने लगा, अंशी 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 कहाँ हो जान, वापस मेरे सामने आवो। अंशी देखो मेरे साथ ये बच्चों वाला खेल मत खेलो, मेरे सामने आवो अंशी। प्रियांश पूरे रूम में इधर उधर देखते हुए एक सनकी के तरह बोले जा रहा था, पर उसके 1000 बार बोलने पर भी उस खामोश रूम में उसके आवाज के सिवा किसी के हलचल नहीं हो रहे थे। तभी प्रियांश के आंखें और भी ज्यादा डरवानी होने लगी। वो चीखते हुए बोलने लगा, मैंने बोला मेरे सामने आवो जान, अगर तुम अब नहीं है आई तो पूरे दुनिया बर्बाद होगी, आवो मेरे सामने अंशी। तभी अचानक से एक क्षण की आवाज उस रूम में गूंज उठा। वैसी ही प्रियांश के दिल में एक खुशी के साथ बेकरारी नजर आने लगे। वो अपने नजरें घूमते हुए इधर उधर देखने लगा, फिर भी उसको कोई नजर नहीं आ रहा था, जिसे वो चीखते हुए फिर बोलने लगा, मेरे बात सुनाई नहीं दिया तुम्हें अंशी, मैंने बोला मेरे पास आवो जान। वो एक जोरों के चीख के साथ उसका नाम लिया। वैसे ही उसके लाल नजरें ड्रेसिंग टेबल के पास गिरे एक पायल पर पड़े, जिसको वो आपने लाल और नम आंखों के साथ देखते हुए आपने कदम उस तरफ बढ़ दिया और फर्श पर आपने घुटनों के बल बैठ उस पायल को आपने हाथों में पकड़ उसको एक तक आपने लाल और अंशु से भरे आंखों के साथ देखते हुए जोरों से चिल्लाया, अंशी, जिसके आवाज उस पूरे बंद रूम में गूंज उठा। दरवाजा लॉक होने के वजह से प्रियांश के आवाज उस रूम से बाहर नहीं गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह के 4 बजे एक लड़का एक अंधेरे कमरे में हल्की सी रोशनी में पंचिंग बॉक्स पर अपने हाथों में ग्लोव्स पहने लगातार मारे जा रहा था। इस वक्त वो आपने नीचे एक ट्राउजर पहने ऊपर पूरे तरह शर्टलेस था, जिसे उसके मस्कुलर बॉडी अच्छे से नजर आ रहे थे। वो पूरे तरह पसीने भीगे हुए था, उसके चेहरे से होते उसके सीने पर जाते पसीने के धरा नजर आ रहे थे। उसके माथे पर बिखरे हुए बाल जो पसीने से गीले हो चुके थे, जो उसे ज्यादा अट्रैक्टिव के साथ उतना ही खतरनाक लुक दे रहा था। उस रूम में उस पंचिंग बॉक्स के अलावा उस लड़के के जोरों से सांस लेने के आवाज अच्छे से सुनाई से रहे थे। तभी उसी रूम में एक लड़का अंदर आया, वो भी पूरे तरह शर्टलेस था। एक नज़र उस लड़के देखते हुए दूसरा लड़का दूसरे पंचिंग बॉक्स पर पंचिंग करना स्टार्ट किया। वो दोनों के पंचिंग बॉक्स पर पंचिंग करने के रफ्तार इतने तेज थे कि ऐसा नजर आ रहा था जैसे वो लोग कोई नॉर्मल इंसान ना हो। लगभग 15 मिनट के अंदर दूसरा लड़का भी पूरे तरह पसीने से भीग चुका था, पर उन दोनों के रफ्तार अब भी वैसे ही थे। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अंदर आए। उन लोगों के नज़र उस अंधेरे रूम में उन दोनों लड़कों पर गए, जिसको देखते वो पांचों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे।
और राज उस रूम के एक एक कोने पर जाते हुए वहां के पर्दे को हटाने लगा। वैसे ही उस अंधेरे रूम में कांच से होते सूरज के रोशनी आने लगे। राज उन कांच के खिड़कियों के भी खोल दिया, जिस बाहर गार्डन के हरियाली नजर आते वहां के ठंडी हवा अंदर आने लगा। युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की उन दोनों लड़कों को देखते हुए जिम के अलग अलग साइड जाते आपने प्रैक्टिस करने लगे। राज उन खिड़कियों के पास खड़ा बाहर के हरियाली के साथ वहां के ठंडी हवा महसूस करते बोलने लगा। 5 साल पूरे हुए पर आज भी उसकी मौजूदगी इस घर में। राज के बात सुनते युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के हाथ वैसे ही रुक गए। वो लोगों राज को देखते हुए रियांश, प्रियांश को देखने लगे, जो राज के बात सुनकर भी कुछ रिएक्ट किए बिना पंचिंग किए जा रहे थे। युवराज एक नजर रियांश, प्रियांश के तरफ देख बोलने लगा, उसको अब आना होगा। राज, अर्नव, अंशी का वो दर्द से भरा चेहरा याद करते हुए बोलने लगा, क्या वो माफ कर पाएगी? अनुराग, पूरे 5 साल बीत चुके हैं पर आज भी हमारे हर एक सांसों में घुटन है। हम उस रात के बाद कभी सोए नहीं तो उसका जख्म कितना गहरा होगा। वो नहीं लौटेगी। विक्की, हम पूरे 5 साल से दुनिया के हर एक कोने में उसके तलाश कर चुके हैं, कहाँ होगी वो? राज उन चारों के बात सुन उनके तरफ देखते हुए बोलने लगा, हमने पूरे दुनिया को छन मारा है विक्की, पर अपने इंडिया को नहीं। राज के इतने ही बोलते रियांश और प्रियांश के हाथ रुक गए। वो दोनों पंचिंग बॉक्स को अपने हाथों में पकड़ लिए और युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की राज के तरफ एक अजीब से भाव के साथ देखने लगे और उसके आंखों का पीछा करते रियांश, प्रियांश के तरफ देखने लगे, जिनके हाथ रुक चुके थे। वो दोनों आपने लाल हो चुके नजरों को उठाते हुए राज के तरफ देखने लगे, जिसे राज आगे बोलने लगा, हमने पूरे दुनिया के हर एक कोने में आपने आदमियों को उसके तलाश में लगाए हैं। ऐसे कोई जगह नहीं जहां हम उसके तलाश में नहीं गए, पर इन सब में हमसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गया, जिसे हम शुरू से कभी वैल्यू देते नहीं आए। फिर थोड़ा रुक आगे बोलने का, अपना देश, हमारा इंडिया। राज के बात सुनते उन सब के कानों में एक लड़की की आवाज गूंजने लगी, आप लोगों को किसने कहा इंडिया कमजोर है? ये हमारा देश है, हमारी मिट्टी, हमारी पहचान, हमारी खुशबू। ये रिश्ता में वो ताकत है जो पूरे दुनिया में नहीं। दूसरे देशों में शादी सिर्फ एक जन्म के होते हैं, लोग अपना जीवन साथी सिर्फ एक जन्म के लिए चुनते हैं, पर इंडिया यहाँ के रिश्ते जन्म जन्मांतर के होते हैं। शादी के 7 फेरों के साथ 7 जन्मों का बंधन बंधता है। यहाँ पूरे 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। ऐसे यहाँ की प्यार, यहाँ की मिट्टी को माँ का दर्जा दिया जाता है। यहाँ के हर एक व्यक्ति बड़े शान से कहता है हमारी भारत माँ। पर आप लोग बताए, अपने कभी अदर कंट्रीज को आपने मोम का दर्जा देते देखा है? आपने कभी सुना है लंदन मोम, चाइना मोम, इंग्लैंड मोम? नहीं ना। ये खासियत है मेरे देश की, जिसकी ताकत के आगे पूरा जहान झुक सकता है। हमें अपने देश से इतनी मोहब्बत है, चाहे हमारे साथ जो भी हो, हम अपनी मिट्टी से जुदा कभी नहीं होंगे। उन सभी के कानों में ये बात गूंजने लगे। वैसे ही युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के आंखें शौक से बड़े होने लगे। रियांश, प्रियांश आपने बालों में हाथ फेरते हुए तेज कदमों के साथ वहां से चले गए, जिसको वो पांचों जाते हुए देख रहे थे। रियांश आपने रूम में तेज कदमों से आते ट्राई से कुछ ढूंढने लगा और ब्लूटूथ को आपने ईयर में लगाते एक खतरनाक आवाज के साथ बोला इंडिया, और वैसे ही वो बाथरूम में चला गया। प्रियांश आपने कबर्ड से एक छोटा सा कुछ मैक्रो जैसे निकल उसको देखते आपने गार्डन को दाएं बाएं अजीब तरह से घूमते बहुत खतरनाक तरीके से बोला इंडिया इज योर आइडेंटिटी, इजंट इट? रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की बिजनेस शूट पहन रेडी हो चुके थे, जिसमें उनका लुक पहले जैसे खतरनाक और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। वो सातों रेडी होकर हॉल में आ गए, जहां आयुष्मान जी बैठे कुछ फाइल चेक कर रहे थे और अनामिका किचन में सभी ब्रेकफास्ट रेडी करवाकर डाइनिंग टेबल में रखवा रही थी। उन सातों के नजर आयुष्मान जी पर पड़े, जिसमें रियांश, प्रियांश आपने डैड को एक नजर देख डाइनिंग टेबल के पास जाकर आपने सीट पर बैठ गए। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग आयुष्मान जी को देखते हुए बोलने लगे गुड मॉर्निंग अंकल। वैसे ही आयुष्मान जी का ध्यान फाइल से हट उन लोगों पर चला गया। वो आपने नजरें उठा उन पांचों को देखने लगे। वही अनामिका जी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट रखवा रही थी। तभी उनका ध्यान रियांश, प्रियांश पर चला गया, जो अपने सीट पर किसी राजा के तरह बैठे बिना किसी भाव के उनको ही देख रहे थे। अपने बेटों को देखते अनामिका जी के चेहरे पर दर्द भरी एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि पूरे 1 साल बाद वो अपने बेटों को देख रही थी। अनामिका जी रियांश, प्रियांश के पास जाने लगी, जिसे रियांश, प्रियांश उनको देखते हुए आपने सीट से खड़े हो उनके तरफ हल्के से अपने कदम बढ़ा दिए, जिसे अनामिका जी उन दोनों को एक साथ आपने सीने से लगा ली। वैसे ही अनामिका जी के गालों में अंशु की एक धारा निकल आया। तभी वहां पर राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की आते हुए बोलने लगे, हम भी है आंटी।
अनामिका उस तरफ देखने लगी जहां वो पांचों मुस्कुराते हुए आ रहे थे। उनको देखते हुए अनामिका जी प्रियांश से अलग होते उन लोगों के पास जाकर उनके चेहरे को देख मुस्कुराते हुए आपने बाहें फैला दिए, जिसे वो पांचों मुस्कुराते हुए अनामिका जी के गले लगा गए। तभी आयुष्मान जी आते हुए आपने चेयर पर बैठते प्रियांश को एक नज़र देख बोलने लगे, आपने बेटों को पूछ लो अनु अब कौन सा हैवानियत दिखाने इंडिया आए हैं। वाल्ड किंग। अनामिका जी आयुष्मान के बात सुन एक नज़र आपने बेटों को देखने लगी जिनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो, जिसको देखते हुए आयुष्मान जी आगे बोलने लगे, शैतान भी जिनके सामने झुकता है वो जलाद है। तुम्हारे बेटे कितनी बेरहमी से मिस्टर कपूर के हत्या कर दिए गए और ऐसे ही कितने ही दुनिया के टॉप बिजनेसमैन को तबाह कर दिए तुम्हारे हैवान बेटों ने। इनके नाम से लोग इस तरह खौफ उठाते ही कि सपने में भी लोग इनके परछाई तक को देख कांप उठते। सब कुछ जानते हुए भी कोई इनको सजा देने को तैयार नहीं। कानून तो इनके जूती की धूल है। तुम्हारे बेटों के गुनाहों के लिस्ट इतने बड़े हैं अनु, शैतान भी इनके सामने छोटा लगे। अनामिका जी आयुष्मान जी के बात सुनते डरते हुए प्रियांश को देखने लगी, जिनके हाथों के मुट्ठी काश चुके थे, जिसे अनामिका जी घबराते हुए बोलने लगी, आप ब्रेकफास्ट करिए ना जी, अभी ये सब बातें मत करिए, मेरे बच्चे पूरे 1 साल बाद आपने घर आए हैं। ये बोलते अनामिका जी मुस्कुराते हुए प्रियांश को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी और आयुष्मान जी एक तक प्रियांश को देख रहे थे, जो उनके बात सुन आपने लाल और डरवानी आंखों से उनके तरफ देख रहे, उन बाप बेटों का जैसे आंखों ही आंखों में बातें चल रहा हो। इधर कश्मीर के एक छोटे से घर में, जो छोटा जरूर था पर बाहर ज्यादा खूबसूरत था, जहां घर के दरवाजे के बाहर साइड में गमले के साथ एक छोटा सा गार्डन जैसे था, जो बाहर जितना खूबसूरत था अंदर भी उतना ही था। 2 रूम, एक किचन, एक हॉल। उसी घर के एक कमरे में जहां एक बेड, एक छोटा कबाड़, कुछ शो पीस, स्टडी टेबल, बुक और कुछ वाटर प्लांट लगे हुए थे। वो छोटा रूम जो दिखने में किसी बच्चे का लग रहा था पर बहुत खूबसूरत था, वही 2-4 साल के लड़के अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रेडी हो रहे थे, जो दिखने में क्यूट के साथ बहुत हैंडसम नजर आ रहे थे। वो दोनों बच्चे पूरे तरफ रेडी को आपने शूज पहन आपने स्कूल बैग पकड़ रूम से बाहर निकल गए और हाल में आते आपने बैग को सोफे में एक साइड रख किचन साइड डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैठ गए। तभी एक सिंपल से साड़ी पहने एक बहुत खूबसूरत लड़की किचन से बाहर निकल उन दोनों बच्चों को देखते बिना किसी भाव के ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। उस लड़की के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थी। वो दोनों लड़के उस लड़की को देखते हल्के से मुस्कुराकर बड़ी मासूमियत के साथ बोले, गुड मॉर्निंग मम्मा। वो लड़की उनके बात सुनकर भी कुछ नहीं बोली, बस अपना सर हल्के से हाँ में हिला दी, जिसे उन लड़के के चेहरे पर अपने मोम को देखते हुए अब भी मुस्कान थे। तभी ऋषि आपने मोम को दिखते हुए बोला, मम्मा आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो ना। प्रीसी भी उस लड़की को देखते मुस्कुराते हुए बोलने लगा, हाँ मम्मा हमें आपके साथ ब्रेकफास्ट करना है। ये बोलते वो दोनों बच्चे उस लड़की की देखने लगे, जो उनके बात सुनकर भी बिना कुछ रिएक्ट किए उनको ब्रेकफास्ट देकर वहां से किचन के ओर जाते बिना किसी भाव के बोलने लगी, हमें अभी काम है। इतना बोलते वो लड़की वहां से किचन में चली गई, जिसे वो दोनों लड़के उसको जाते हुए देखने लगे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द दिखने लगा, फिर भी वो दोनों लड़के हल्के से मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट करने लगे और अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर सोफे में जाते आपने बैग से कुछ नोट निकाल लिखने लगे। तभी वो लड़की अपने हाथों में एक बैग पकड़ दूसरे रूम से बाहर निकली और उन दोनों बच्चों को एक नज़र देखते वहां से बाहर चली गई। ऋषि भी आपने मोम को अपने तरफ देखते देख मुस्कुराने लगे और अपने नोट बंद कर अपना बैग पकड़ उनके पीछे चले गए और बाहर आते वो दोनों लड़के उस लड़की के पीछे जाने लगे, जिसे वो लड़की अपने घर के मेन गेट को लॉक करते वहां से निकल गई। तभी वहां पर 3 स्कूटी आकर रुकी, जिसमें यामी, नामी, रैना, नैना, निया थी। वो लोग ऋषि को देखते हुए बोलने लगी, गुड मॉर्निंग माय क्यूट हैंडसम डेविल प्रिंस। ये बोलते रैना और नामी स्कूटी से नीचे उतर उन दोनों बच्चों के पास जाकर उनको अपने गोद में उठा लिया और उनको गालों में किस कर लिया। ऋषि भी उन लड़कियों को देखते हुए बोले, गुड मॉर्निंग मासीसा। तभी उनकी मोम प्रिया अंशी ऋषि को एक नज़र देखते बोली, आप दोनों जाए, हमें कुछ काम है अभी। इतना बोलते प्रिया उनके कोई बात सुने बगैर वहां से जाने लगी। वो दोनों लड़के आपने मम्मा के बात सुन बड़ी मासूमियत के साथ बोलने लगे, मम्मा हमें, पर उनके बात अधूरी ही रह गए। प्रिया उनके कोई भी बात सुने बगैर वहां से चली गई। ऋषि बस अपनी मम्मा को जाते हुए देखते रहे और अपना सर झुका लिए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।
एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।